तो हम लोग इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है? ये होता है मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटिंग जिसमें इनपुट आउटपुट में रिलेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, तो अगर हम सिंपल RL नेटवर्क बनाया हमने, इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लगाएंगे? तो हम KVL अप्लाई करेंगे जो कि हमने नेटवर्क में सीखा था। तो V = IR + LdI/dt होगा। ठीक है, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यह आ जाएगा V(s) = ऐसे था ना, V = IR + LdI/dt ये था। अब इसका लाप्लास लेंगे तो ये V(s) = R I(s) हो जाएगा प्लस LS I(s) हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक, तो इधर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले सर्किट में जो RL सर्किट हमने लिया है इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं V। ठीक है, V(t) और करंट फ्लो हो रही है I(t), ये R है, ये L है। तो इसमें सप्लाई क्या हुआ, V(s) मतलब V(t) हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनपुट हुई, और I(s) इसके कारण ही जनरेट हो रहा है, तो ये आउटपुट हुआ। तो हमें निकालना है ट्रांसफ़र फंक्शन दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये V(s) = क्या हो जाएगा, I(s) × R + LS। तो I(s) अपॉन V(s) आएगा दैट इज़ 1/R + LS। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो आया अपना क्या, ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमें इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म जो होता है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म वो होता है 1/1 + TS के फॉर्म में। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होता है। ठीक है, तो जैसे इधर पर कांस्टेंट टर्म क्या है, R है, जो विदाउट S वाला है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये R है, तो हम इधर से R को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1/R कॉमन लिया तो ऊपर चला जाएगा 1 + L/RS। ठीक है, तो ये 1 + ST के फॉर्म में बन गया। तो T की वैल्यू क्या हुई, L/R हुई, जो कि टाइम कांस्टेंट होता है RL नेटवर्क का। ठीक है, ये इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है बेसिकली वो होता क्या है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट होता है, और जो न्यूमरेटर में मतलब ऊपर जो चीज़ें होंगी वो रिलेटेड टू 0 होंगी और नीचे जो होंगी वो रिलेटेड टू पोल होंगी। तो हमने एज्यूम किया ऐसे ही कि 2 पोल और 2 0 वाला सिस्टम हमने ऐसे एज्यूम किया। तो उसमें होगा क्या, K × S + Z1 × S + Z2 अपॉन S + P1 × S + P2। ये 0 हैं, Z1 Z2 जीरोज़ हैं, और P1 P2 क्या है, पोल्स हैं। ठीक है, और K जो है वो सिस्टम गेन है। ओके, अब अगर हम इसको भी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम करेंगे क्या, इसमें इधर से Z1 को कॉमन लेंगे। ठीक है, इधर से हम क्या करेंगे, Z1 Z2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, K Z1 Z2 × S/Z1 + 1 × S/Z2 + 1 अपॉन में इधर से क्या लेंगे, P1 P2 कॉमन। तो क्या हो जाएगा, S/P1 + 1 S/P2 + 1। ठीक है, तो जो ओवरऑल सिस्टम गेन होगा है ना, वो क्या आ जाएगा, K Z1 Z2 अपॉन P1 P2। ठीक है, और सिस्टम का DC गेन बोलते हैं इसको, है ना, ये हो गया। उस पर टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दिया। तो TA TB T1 T2 की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से, इससे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/Z1 दैट इज TA, TB 1/Z2, T1 1/T1 और T2 जो है 1/P2, ये मिल जाएगा। ठीक, ओके। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं S प्लेन जो होता है स्पेस प्लेन, उसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। S जो होता है लिमिट R चेंजिंग टू इन्फानाइट Re⁻j थीटा होता है। R है रेडियस, तो अगर हम स्पेस में बात करें तो रेडियस तो इन्फानाइट ही होगी। ठीक है, तो ये R चेंजिंग टू इन्फानाइट इसलिए लिया, और e⁻j थीटा है। तो हम लोग अगर मूव करेंगे तो 360 ही मूव कर सकते हैं, तो एंगल जो होगा वो 0 to 360 होगा। और अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और जो 0 उनको रिप्रेजेंट करते हैं O से। ठीक है, ओके। उसके बाद में
अब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता क्या, एक LTI सिस्टम के लिए, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो हम लोग सिस्टम में पढ़ेंगे आगे, जो सिग्नल सिस्टम में मैं डिस्क्राइब करूँगी उसमें होता है कि LTI सिस्टम होता क्या है, जो लीनियर हो, टाइम के साथ वेरी ना कर रहा हो, ठीक है, तो वो होता है LTI सिस्टम। तो इधर हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट होता है। और उसमें अजम्पशन क्या होती है कि जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। आई रिपीट कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो रेशियो ऑफ द जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो रेशियो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द एजम्पशन इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो होती हैं, ठीक है। ओके, अब जो ये पोल और ज़ीरो हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसीज होते हैं जो ट्रांसफ़र फंक्शन को इनफाइनाइट और ज़ीरो बना देते हैं। मतलब अगर हम पोल की वैल्यू पोल पे बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट आती है, वो फ्रिक्वेंसी है जिस पर ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है। और ज़ीरो वो फ्रिक्वेंसी है जिस पे ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक। और अगर हम लोग बात करते हैं ये एस प्लेन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स की और ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स में होता क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफ़र फंक्शन में एक रिलेशन होता है कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में इम्पल्स रिस्पॉन्स सीधा दिया है और उसका अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया है क्वेश्चन में और उसका हम लाप्लास निकालते हैं तो हमें सीधे सीधे ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स होना चाहिए, ना कि कोई और। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो इनपुट है वो इम्पल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 सिग्नल होते हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो इम्पल्स सिग्नल, एक स्टेप सिग्नल, एक रैंप सिग्नल और एक पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है। तो इम्पल्स सिग्नल जो होता है, इधर R(t) बोला है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट हम लोग को जनरली (t) से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि (t) जो है वो 1 होता है एट t=0, है ना, और अदर देन 0 जो है वो हमेशा 0 होता है। मतलब इम्पल्स को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, तो इम्पल्स का एरिया जो है वो t=0 पे वो 1 होता है। बाकी मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग सिग्नल्स में पढ़ेंगे उधर मैं डिस्क्राइब करूँगी कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम लोग ये देख लें कि जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर इसके एरिया की बात करें तो ये 1 होता है। और इम्पल्स होती तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी बिट्स अगर हम इसकी लेते हैं, है ना, जो कि 1/a रिप्रेजेंट की, और इसका मैग्नीट्यूड a लिया इस इम्पल्स का, तो ये क्या आता है, 1 आता है एरिया, ठीक है। तो ये जो है वो एरिया ही है, इसका मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट होता है। ओके, नेक्स्ट सिग्नल है स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल को हम लोग AUT से रिप्रेजेंट करते हैं। ए तो उसका मैग्नीट्यूड लेके चल रहे जो इनपुट हम लेंगे, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं UT से। अब UT जो है ना, वो क्या होता है, t=0 से लेके t>0 तक, मतलब राइट साइडेड जो होता है वो हमेशा 1 होता है, और अगर t की वैल्यू <0 लें तो हमेशा 0 होता है। और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे अगर हम UT का, तो वो क्या आएगा, 1/s आएगा। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम लोग पढ़ेंगे सिग्नल्स में, तो मैं बताऊंगी। अगर t⁻n है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये होता है (n/s⁻n+1), ठीक है। तो अब इधर क्या है, ये है UT, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि t⁻0 के फॉर्म में, है ना। तो ये t⁻0 तो 1 हुआ, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, (n), तो (n) की वैल्यू तो 0 है, तो 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, अपॉन s⁻n+1, तो n की वैल्यू 0 + 1 दैट इज़ 1/s, तो ये आया 1/s, ठीक है। ओके, अब UT जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि t=0 से लेके इधर तक ऐसे, और ये a जो है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रैंप सिग्नल की। तो रैंप सिग्नल में क्या होता है
कि इसको हम लोग आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हम हर चीज़ को आर ऑफ टी ही ले रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है इम्पल्स का डेल टी होता है और यूनिट का यू ऑफ टी होता है। रैंप का जो होता है यूनिट स्टेप का अगर बोलें तो यू ऑफ टी होता है और रैंप को आर ऑफ टी बोलते हैं। तो रैंप जो होता है वो ए टी होता है, ऐसे बनता है 0 से स्टार्ट होके, तो ए टी होता है। तो ये t ग्रेटर देन 0 के लिए ए टी होगा और t लेस देन 0 के लिए 0 होगा। जैसे हमने आर ऑफ मतलब यू ऑफ टी के लिए निकाला था लाप्लास, वैसे ही हम लोग इधर भी निकालेंगे तो a अपॉन एस स्क्वायर आएगा। ओके, ये था रैंप। अब हम बात करते हैं पैराबोलिक सिग्नल की। तो पैराबोलिक सिग्नल में क्या होता है जो होता है वो होता है ए टी स्क्वायर बाई 2 फॉर टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0 के लिए 0 होता है। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है और इसका लाप्लास क्या होगा ए बाई एस क्यू, वैसे ही हम लोग निकालेंगे। ओके, अब जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है सी एस बाय आर एस। सी एस आउटपुट है, आर एस जो है वो इनपुट है। ठीक है, ओके। अब हमने बात की कि अगर हम इम्पल्स सिग्नल ले रहे हैं, है ना, तो इनपुट क्या होगी 1 होगी। ठीक, ओके। अगर हमने आर एस लिया, जो आर एस इनपुट है वो इम्पल्स सिग्नल लिया, तो ये 1 होगी। इसीलिए इधर से अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखें तो वो क्या होगा सी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ, ये है ना सी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस आर एस, इससे निकला। तो सी ऑफ एस एफ ऑफ एस सी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। तो इधर से हमें क्या मिला कि जब भी इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हो और उसका लाप्लास निकालेंगे तो सीधे ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग वेटिंग फंक्शन भी बोलते हैं। अब एक ये चीज़ होती है, ये बहुत यूज़ होता है कि अगर पैराबोलिक रिस्पॉन्स है तो उसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें रैंप मिलेगा, और रैंप का डिफरेंशिएशन किया तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का किया तो इम्पल्स मिलेगा, और लाप्लास निकाला हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स का तो ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा। देखो, अब अगर ऐसे बोलते हैं, एक होता है कि मैंने अपना मतलब रिमेंबर करने के लिए बोला है, तो ऐसे हमने याद रखा। मतलब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रैंप होगा, रैंप का करेंगे तो स्टेप होगा, और स्टेप का करेंगे तो इम्पल्स होगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन के टाइम पे, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं पर सी। और अगर हम ऐसे उल्टा याद रखें, इस मतलब इंटीग्रेशन जब हमें करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इम्पल्स का इंटीग्रेशन स्टेप होगा, स्टेप का रैंप, रैंप का पैराबोलिक। तो ये है इंटीग्रेशन के टाइम पे इसरप और डिफरेंशिएशन के टाइम पे पर सी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये कि इन्होंने, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है, ये इस वाले क्वेश्चन में कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज दिस वन। ठीक है, तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो मैंने देखो बोला है कि अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हो तो उसका हम सीधे लैप्लास निकालेंगे तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम सीधे लैप्लास निकालेंगे तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो हमने इधर पे देखा। अब ये है कि जो कंट्रोल सिस्टम में लैप्लास तो हर जगह यूज़ होगा ही, तो अभी सिग्नल्स तो नहीं हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं एक काम करूँगी कि जो लैप्लास है उसका पूरा वीडियो डाल दूँगी। ठीक, तो अभी फ़िलहाल ये डिस्कस करते हैं। तो लैप्लास जो निकलेगा, अगर ई पावर ऑफ माइनस टी है तो इसका होता है 1/s+1, लेकिन इसके साथ टी और है। ठीक है, तो टी का हम क्या निकालते थे, फैक्टोरियल n/s/n+1। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर टी है तो पावर 2 होती थी ना इसकी, तो इधर पे बस होल स्क्वायर हो जाएगा जब इसके साथ टी और होगा। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो यह आया -1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 2/s+1। इसको सॉल्व करा तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया। ओके, तो ये तो था क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। हमें चाहिए ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था कि जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है वो क्या बनता था, g(s/1 + g(s)h)। ये होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन और हमें निकालना है ये। तो इधर हमें ये निकालना है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और हमने क्या मान लिया कि h(s) जो है वो 1 है।
जब तक कंट्रोल में कभी स्पेसिफाई नहीं करे कि एच ऑफ एस ये है, तब तक हम लोग उसको यूनिटी फीडबैक लेके चलते हैं, मतलब एच ऑफ एस की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसका फीडबैक जो है वो यूनिटी है, एच ऑफ एस 1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, ये आ गया। उसके बाद में हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिला, जी ऑफ एस 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। ये तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो हमें ये मिल जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर हम ऐसे पूरा सॉल्व करें बार बार, उससे अच्छा एक शॉर्टकट है, वो है लेकिन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, मतलब जब एच ऑफ एस जो है वो 1 है तब उसके लिए क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, उसके न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखो और डिनोमिनेटर में से इस न्यूमरेटर को घटा दो, ठीक है। तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखो और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा दो, माइनस कर दो, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो ट्रांसफर फंक्शन ये था, तो ऊपर वाले पोर्शन को दैट इज न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटा देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये आ गया। ओके, कुछ क्वेश्चन और हैं। ये बोला कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज के अपॉन एस प्लस अल्फ़ा सोन इन द फिगर। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स बना के दिया हुआ है और ये अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी मैंने बोला कि जब भी इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करेगा तो हम सीधे ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स तो ड्रॉ करा है लेकिन ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू हम इससे कुछ मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए इम्पल्स रिस्पॉन्स, ना कि ट्रांसफ़र फंक्शन, क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ड्रॉ करा है। तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, तो जब लाप्लास हम लेते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का तो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है। तो अगर हम इन्वर्स लाप्लास लेंगे काय का, ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम लेंगे, इन्वर्स लाप्लास लेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन का, तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हुआ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि के अपॉन एस प्लस अल्फ़ा है, ठीक। तो के इंटू ई पावर माइनस अल्फ़ा टी आ जाएगा। अगेन मैं लैप्लास की जो पूरा वीडियो है वो डाल दूँगी तो आपको ज़्यादा इजी होगा ये समझने में, ठीक। तो ये के ई पावर माइनस अल्फ़ा टी आ गया। अब हमें ये इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल गया और ये ड्रॉ करा हुआ है तो हम इसको कंपेयर करेंगे। तो अगर हम T1 पे बोलें तो ये क्या है, के ई पावर माइनस अल्फ़ा T1 हो जाएगा टी की जगह, जो कि क्या है के 0.63, ठीक। और अगर हम T2 पे निकालें तो यही फैक्टर क्या है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, के 0.37 है ना, ये आ गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि अगर हम अल्फ़ा T1 को और अल्फ़ा T2 को हटाएं तो ई की पावर -1 तो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ई पावर -1 फाइंड कर लेंगे, ठीक। और वो इसलिए भी कि हम अगर इस वाले टर्म को या इस वाले टर्म को ई पावर -1 के फॉर्म में लिख पाए तो कंपेयर कर पाएंगे, ई कैंसिल हो जाएगा, तो जो अल्फ़ा T1 या अल्फ़ा T2 है वो उस कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो हम करेंगे क्या, हमने फाइंड किया ई पावर -1 की वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड है 0.37 ही आती है, ये आई। अब हमने देखा 0.37 है तो हम किसको लिखेंगे, इसको या इसको लिखेंगे, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर -1 लिख सकते हैं, मतलब इसको हमने ऐसे लिख दिया, देखो ये लिखा हुआ है इधर, के ई पावर माइनस अल्फ़ा T2 इक्वल टू के ई पावर -1, ये कैंसिल हो गया, अल्फ़ा T2 इक्वल टू क्या आया 1, ठीक। के तो कैंसिल हो गया, अल्फ़ा T2 इक्वल टू 1 आया, तो अल्फ़ा क्या आया 1/T2 आया, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि एक कंट्रोल सिस्टम है जिसमें इनपुट RT है, आउटपुट CT है। अगर इनपुट जो है पहले पास होती है थ्रू अ ब्लॉक जिसका ट्रांसफर फंक्शन ई पावर -s है, तो जो और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, तो मॉडिफाइड आउटपुट क्या होगी, मतलब इन्होंने बोला कि पहले सिस्टम ऐसा था, ठीक है, इनपुट RS थी, आउटपुट CS थी, ये होता फंक्शन, तो ये ऐसे बना। लेकिन अगर इन्होंने बोला कि सेम सिस्टम को अगर हम पहले इनपुट ना देके इसको ई पावर -s वाले ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक से कनेक्ट कर दें, तब जो मॉडिफाइड आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ई पावर -s से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो C ऑफ S है वो क्या आ जाएगा, R ऑफ S इंटू ई पावर -s इंटू F ऑफ S, राइट। इसको हम इस टर्म में लिखेंगे तो ये CS है, C M ऑफ S हमने इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि सेम ना हो जाए, तो C M ऑफ S क्या हो जाएगा, ये CS इंटू ई पावर -s, ठीक है। तो
अगेन ये लाप्लास से रिलेटेड है, मैं जस्ट अभी इसका वीडियो डाल दूँगी। तो इसमें होता क्या है कि शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन है, ठीक। तो जब भी हम लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे इकाई का एफ ऑफ एस ई पावर माइनस ए एस का, तो वो एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए आएगा, राइट। तो ये वैसे ही आया है, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, इसका कोई लेना देना नहीं है लाप्लास से, ठीक है। एस दिखा जरूर आया इसमें। ये बोला हुआ कि ओपन लूप डीसी गेन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन उसका डीसी गेन हमें चाहिए है। तो हम करेंगे क्या, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, जबकि उन्होंने बोला है कि यूनिटी फीडबैक है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ रखेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। अब जब भी डीसी गेन की बात करें तो चाहे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पूछे चाहे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, हमारा सबसे पहला काम है कि उसे हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखने का मतलब कि जो ये टर्म है कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम 4 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एस वाई पूरा जाएगा। इधर से 9 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 6 वाई 9 एस प्लस एस स्क्वायर वाई 9 हो जाएगा। तो जो डीसी गेन होगा वो कांस्टेंट टर्म होता है, दैट इज 4 बाई 9, ओके। अब इसमें अगला क्वेश्चन है जो इसमें बोला है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है एलटीआई सिस्टम का अंडर द इनिशियली रिलैक्स्ड कंडीशन ये दिया है, तो रिस्पॉन्स बताना है स्टेप इनपुट के लिए। तो इनपुट तो हमने अभी देखी थी कौन कौन सी होती हैं, इम्पल्स, स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक, ठीक। तो इन्होंने इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है और स्टेप रिस्पॉन्स पूछा है। तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करें तो सीधे सीधे से उसका लाप्लास ले लो तो ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, थिंग्स विल बिकम इजी। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया जो कि आउटपुट बाय इनपुट होता है, दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी एस बाय आर एस से, ठीक। अब इन्होंने बोला है कि रिस्पॉन्स फॉर द स्टेप इनपुट। अब अगर इम्पल्स इनपुट के लिए रिस्पॉन्स निकालते तो उसको इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, लेकिन अगर इनपुट हमने स्टेप दिया तो उसको स्टेप रिस्पॉन्स बोलते हैं। और हमें स्टेप रिस्पॉन्स ही निकालना है तो इनपुट को हम स्टेप लेंगे। तो अगर हम आर ऑफ टी को यू ऑफ टी लेंगे तो आर ऑफ एस क्या होगा, 1/s होगा, ठीक, जो कि स्टेप इनपुट है, ओके। अब सी ऑफ एस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस आ रहा था ये, तो इसमें हम 1/s से और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आर ऑफ एस से, तो ये आ जाएगा, ठीक। अब हमने ओके इसका जो हमने वो किया क्या बोलते हैं उसको, ओके। तो हमने इस इक्वेशन का क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन किया, तो हमें ये निकाल जाएगा, ठीक, ओके। अब अच्छा अगर किसी को ये भी प्रॉब्लम तो ये भी मैं बता देती हूँ कैसे आया, 2s प्लस 3 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 था। तो ये निकालते कैसे हैं, एस, ठीक है, अब प्लस में 1 एस प्लस 1 प्लस एस प्लस 2, ये तीनों फैक्टर को लिया। अब चूंकि ये तीनों ही फैक्टर डिफरेंट हैं, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार एस इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, एक बार एस प्लस 1 इक्वल टू 0 दैट इज एस इक्वल टू -1 पुट कर सकते हैं, और एक बार एस प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इज एस इक्वल टू -2 पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हम जब एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको छोड़ दो, बाकी में एस इक्वल टू 0 पुट करूँ तो इधर क्या हो जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 3/2। और अगर एस इक्वल टू -1 रखना है तो इस वाले टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि इससे इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम छुपा लेंगे, बाकी के टर्म में हम एस इक्वल टू -1 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 अपॉन -1 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज़ 1 अपॉन -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, तो ये हो गया -1। और एस इक्वल टू -2 पुट करना है ना, तो एस इक्वल टू -2 पुट करना है, तो -4 प्लस 3 अपॉन -2 इंटू -2 प्लस 1 दैट इज़ -1 अपॉन -2 इंटू -1 दैट इज़ -1/2, ठीक। तो ये आ गया -1/2, तो ये ऐसे आया, राइट, 1.5 बाय एस -1 बाय एस प्लस 1 -0.5 बाय एस प्लस 2 आया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो जो रिस्पॉन्स होगा सी ऑफ टी वो 1.5 यू ऑफ टी आ जाएगा माइनस ई पावर -t -0.5 पर -2t आ जाएगा, ओके।
अब एक और चीज़, इनिशियली रिलैक्स्ड सिस्टम या इनिशियली रेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इनिशियल कंडीशन 0 बोल रहा है। उसका मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स है वो 0 है, टी इक्वल टू 0 पर है। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं डीसी गेन की कंसेप्ट की। तो ये जो लिखा हुआ है ये होता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक, फाइनल, तो क्या होता है, लिमिट टी चेंजिंग टू इनफाइनाइट सी ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस चेंजिंग टू 0 एस सी ऑफ एस। ओके, तो ये होता है। उसके बाद में हम कुछ निकालने जा रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू लेंगे जो हमने अभी सॉल्व किया था, जो कि क्या आया था 2s+3 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2, हमने ये लिया। तो अब इसको हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एस चेंजिंग टू 0 एस, ये वाला एस इंटू सी ऑफ एस जो आया था वो। ओके, उसके बाद में लिमिट टी चेंजिंग टू इनफाइनाइट, जो हमने लैप्लास इन्वर्स इसी का निकाला था वो लिखा। तो हमें क्या मिला, 1.5 मिला। मतलब अगर ई पावर ऑफ इनफाइनाइट है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट, और ई पावर माइनस इनफाइनाइट है तो 0 होता है। ठीक है, ई पावर इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट होता है और ई पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। तो इसलिए ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे जब लिमिट पुट करेंगे, तो 1.5 आ जाएगा। उसके बाद में अगर सेम इसको है ना, रिस्पॉन्स को, जो कि स्टेप रिस्पॉन्स था, उसको हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 होना चाहिए, तो सबको हम वैसे ही बनाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी अगर 1.5 इंटू कुछ ये आएंगे 1 प्लस एस टी के फॉर्म में। ठीक, तो ये 1.5 आ रहा है, ये भी 1.5 आ रहा। मतलब कि जो डीसी गेन है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाइक ट्रांसफर फंक्शन का, करस्पॉन्डिंग टू द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। मतलब अगर हम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है उसकी फाइनल वैल्यू निकालें, जो कि स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है वो, और उसके ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट में लिखते हैं, तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक, ओके। इसके आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। और रही बात ये कि लैप्लास लेने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने इसके पहले डिस्कस नहीं किया है। किसी को आता भी होगा बट कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो मैं लैप्लास का एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी। भले से सिग्नल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, और इस वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो या कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।